हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का अगला पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सजीव और निर्जीव क्या है, उसके बाद हम लोगों ने जैव प्रक्रम जाना और जैव प्रक्रम के हम लोग प्रकार भी पढ़े और प्रकार पढ़ने के बाद उसमें हम लोग पोषण का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। यानी पोषण में जितने भी पार्ट थे उन सभी का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों में पोषण। क्या है दोस्तों? सूक्ष्म जीवों में पोषण, यानी कि सूक्ष्म जीवों में पोषण कैसा होता है। ठीक ना, हम लोग ऑलरेडी पोषण के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों में पोषण, उसके बाद मनुष्यों में पोषण भी पढ़ेंगे। ठीक ना, देखिए सूक्ष्म जीवों में जो पोषण होता है, पहले सबसे पहले जान लीजिए कि सूक्ष्म जीव का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। और एक कोशिकीय होने के कारण इनका जो पूरा शरीर होता है, यानी कि पूर्ण जो शरीर होता है वो वातावरण के कहाँ रहता है, वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक ना, यानी कि वातावरण के संपर्क में होने के कारण ये विसरण विधि से, किस विधि से, विसरण विधि के द्वारा अपना पोषण करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीवों में पोषण होता है, ठीक ना, सूक्ष्म जीवों में पोषण होता है तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा विसरण विधि, तो आपको विसरण विधि पर टिक मारना पड़ेगा। ठीक ना, तो सूक्ष्म जीवों का शरीर जो है प्रायः एक कोशिकीय होता है, इनका पूरा शरीर जो है वातावरण के संपर्क में होता है, अतः ये विसरण विधि द्वारा अपना पोषण क्या करते हैं, पोषण करते हैं। अब पुनः अनपच भोजन को, जो अनपच भोजन बच जाता है उसको विसरण विधि के द्वारा ही अपने शरीर के बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। क्लियर है, हम लोग समझ गए कि सूक्ष्म जीवों में पोषण जो है कैसे होता है। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों का शरीर जो है एक कोशिकीय होता है और इनका पूरा शरीर वातावरण के संपर्क में रहता है। कहां पे रहता है दोस्तों? वातावरण के संपर्क में रहता है और वातावरण के संपर्क में रहने से ये विसरण विधि के द्वारा अपना क्या कर लेते हैं, पूरा जो शरीर है वातावरण के संपर्क में होने के कारण ये अपना विसरण विधि के सहायता से पोषण प्राप्त कर लेते हैं और जो भी अनपच भोजन बच जाता है उसको ही विसरण विधि के द्वारा ही शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना, समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमारा है जैसे अमीबा। ठीक ना, तो अमीबा, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि अमीबा अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो अपने कुटपाद की सहायता से अमीबा जो है अपना भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। आप लोग समझ गए कि अमीबा का जो है भोजन ग्रहण करने वाला कौन सा है, कुटपाद है। ठीक ना, अमीबा अपने कुटपाद की मदद से भोजन का अंतर्ग्रहण कर भोजन राजधानी का निर्माण करता है। ठीक ना, यानी कि कुटपाद के सहायता से ही अमीबा जो है भोजन राजधानी का निर्माण करता है। फिर इस पर पाचक रसों का स्राव कर भोजन का पाचन करता है, पाचक रसों का स्राव करता है और भोजन का क्या करता है, पाचन करता है और अंत में अनपच भोजन को उत्सर्जित कर देता है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सूक्ष्म जीव का। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है पौधों में पोषण। ठीक ना, आगे हमारा पौधों में पोषण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार कितने सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। देखिए सभी पौधे, आपको पता है कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक ना, यानी कि अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक ना, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं से बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक ना, अतः ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, यानी किसी पर निर्भर नहीं है, खुद से अपना भोजन बना रहे हैं। ठीक ना, तो अब हम सबसे पहले देखिए इसमें आ गया प्रकाश संश्लेषण, काफी इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण। ठीक ना, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रकाश संश्लेषण संबंधित ऑब्जेक्टिव, वो सभी के सभी हम इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक ना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक ना, अगला देखिए, अगला हमारा है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण जो है एक आपका रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है, आगे हम समझाने वाले हैं कि कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है या अभिक्रिया है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधा, ध्यान देना है यहाँ पे, हरे पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जमीन से जल खनिज लवण लेकर और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। अतः इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक ना, अब देखिए अगर आपको ये पता नहीं है, छोड़ दीजिए, सब नहीं पता है, तो हम इससे भी बोल सकते हैं। ठीक ना, हम इससे भी बोल सकते हैं। जो एग्जाम्पल हम लिए हैं, समीकरण जो बनाए हैं, पहला मैंने बोला है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो
रहा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जल है और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही में ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे आपको जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है इसको आता है संतुलित करने के लिए, ठीक ना। तो संतुलित करने के लिए आता है, तो देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, जल है और यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि यहाँ पे 6 लगाते हैं और यहाँ पे 12 लगाते हैं और इधर आपका 6 और इधर आपका 6, यानी कि आउटसाइड में जितना भी है, जैसे कि इधर RHS हो गया, इधर आपका LHS हो गया, ठीक ना। तो इधर 6 लगाएंगे, उसके बाद दूसरा 6 दूना के 12, तो 6 दूना के 12 आप ट्रिक रखिए, पहले का 6 में पहले का जो है 6 लगाएंगे और 6 दूना क्या होता है 12, तो दूसरा में 12 लगाएंगे, इधर आपका 6 तो आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अगर संतुलित करने नहीं है तो इधर ट्रिक है, 6 दूना 12 और 6 कम 6, यानी कि इधर 6 RHS में 6 लगा दीजिएगा और आपका LHS में आपको क्या करना है, 6 दूना 12। यह ट्रिक अपना के देखिएगा, एकदम आसानी से आप इस समीकरण को सोल्व कर दीजिएगा, ठीक ना। अन्यथा सोल्व करने का एक और ट्रिक है जो हम लोग किताब से पढ़े हुए हैं, ठीक ना। तो आप लोग ट्रिक से याद कीजिए, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव कुछ पूछे जाएंगे, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपपाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है। ऑप्शन में रहेगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में उपोपाद के रूप में, जैसे कि उपोपाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है, तो गैस यही ना निकल रहा है, यही ना गैस निकल रहा है हमारा, तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक ना। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोपाद के रूप में कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर। अगला देखिए, अगला है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों की पत्तियों में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधों के कहाँ संपन्न होता है, तो पौधों के पत्तियों में संपन्न होता है। पौधों के कहाँ होता है, पत्तियों में संपन्न होता है, इसलिए पत्तियों को पौधा का क्या कहते हैं, रसोई घर भी बोलते हैं, ठीक ना। पौधा का रसोई घर भी बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनमें से अगर एक भी पदार्थ कम रहता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है बाधित रहेगी। जैसे कि सूर्य के प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, ठीक ना। क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल और खनिज, यानी कि ये चारों रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपका होगा। तो पहला क्या है, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आपका जल। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक ना। तो आपके NCERT के माध्यम से देखिए क्या है कि सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी दिया हुआ है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 तरह की पदार्थों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और नीले के प्रकाश में सबसे कम होती है, यानी कि नीला प्रकाश में सबसे कम होता है और लाल में ज़्यादा रहता है, ठीक। क्लियर है। तो ये भी सब ऑब्जेक्टिव है। अगला देखिए, अगला आपका है इसी में कि पत्तियों में, कह रहा है कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्ती जो है हरी होती है, ठीक ना। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्तियां जो हरी क्यों होती है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। और क्लोरोफिल में ग्रेना नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु, याद रखना है, यह आपके 12th में पूछा हुआ प्रश्न है कि इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु भी पाया जाता है, ठीक ना। तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। और क्लोरोफिल में ग्रेना नामक क्या पाया जाता है, हरे रंग का रंजक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, ठीक ना। और इसके कारण इसके केंद्र में क्या होते हैं, इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु भी पाया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में C6H12O6, इसको याद कर लेना है, C6H12O6, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। आपसे कई बार
कार्बोहाइड्रेट के सूत्र भी पूछे जाएंगे, तो याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव का युग है, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो C6H12O6 अणु का निर्माण होता है वो किससे होता है, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है। आगे समझते हैं हम, आगे हमारा है कि ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो बन रहा है, जैसे कि हमने दिखाया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस में अभिक्रिया करके बना रहा है सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6, और इसके बाद वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर रहा है, ठीक ना, ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर रहा है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन से H2O का निर्माण होता है, ठीक ना। और ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, इससे किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड से निर्माण होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों में बने भोजन को फ्लोएम ऊतक, यानी कि फ्लोएम ऊतक के द्वारा, आपको जानते हैं कि फ्लोएम जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक भी बोलते हैं, ठीक ना। तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो उसके बाद क्रिया तो हो गया, प्रकाश पत्तियों में हुआ है, तो पत्तियां में जो भोजन बन गया है, तो भोजन तो केवल पत्ती नहीं खाएगा, शरीर के पेड़ पौधे के और सारे भाग हैं, तो उनके सभी भागों में फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधे के सभी भागों में क्या करते हैं, संचित करते हैं, यानी कि बांटा जाता है और ले जाया जाता है, ठीक ना। और जाइलम ऊतक खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक। जो जाइलम ऊतक है जल के लिए वाहक है, और जो फ्लोएम ऊतक है आपके भोजन के लिए क्या करता है, वाहक करता है, और सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे समझते हैं, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक को हम लोग संमोहन ऊतक भी बोलते हैं, ठीक ना। तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, संमोहन ऊतक बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब मनुष्यों में पोषण, कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अभी तक इसी वीडियो को यहीं तक हम पोस्ट करते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मनुष्यों में पोषण जो है आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं, कितना, 5 नंबर की पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम बेहतरीन तरीका से हम लोग कल के वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने मित्र के पास भी शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।